हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका साइट स्मार्ट क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले एक दो वीडियो हमने बनाया है जिसमें काफ़ी कुछ बेसिक हमने बताया है। तो इस वीडियो में हम आगे का बेसिक देखेंगे। हाँ, ये चल रहा है संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 के लिए पहला टॉपिक, जिसका नाम है संख्या पद्धति। तो पिछले वाले वीडियो में हमने काफ़ी कुछ जाना और इस वीडियो में हम आगे देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं को निरूपण के लिए यानी उसके निरूपण के लिए कुछ संकेत यहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हिंदी संकेत में पुराने समय में हम प्रयोग करते थे 1 2 3 यानी 1 2 3 4 इस प्रकार के अंकों का प्रयोग किया जाता। और हिंदी अरबी पद्धति में हम 1 2 3 4 यानी इन अंकों का प्रयोग करते थे। और हिंदू अरेबिक जो पद्धति है, हिंदी अरेबिक पद्धति है, इसको राष्ट्रीय लेवल पर भी मान्यता प्राप्त है। क्या राष्ट्रीय लेवल पर भी मान्यता प्राप्त है और इसको हम ब्रिटिश सिस्टम भी बोल सकते हैं। आगे एक दूसरा तरीका है जिसमें अंकों को रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ अलग प्रकार के संकेतों का प्रयोग किया जाता है, जिसको अपन रोमन नंबर कहते हैं। ये रोम सभ्यता के नंबर्स हैं, यानी रोमन सिस्टम अब भी प्रचलन में है। इसमें यहाँ पर हम 7 संकेतों का प्रयोग किए करते हैं और रोमन नंबर के लिए एक सेपरेट वीडियो है, उसको भी तुम देख सकते हो। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, 1 के लिए I, 5 के लिए V और 10 के लिए X और 50 के लिए L और C स्टैंड फॉर 100 और D 500 और M 1000। यानी इस प्रकार इन 7 संकेतों का प्रयोग किया जाता है। इसमें दाएं हाथ की तरफ जो अंक लिखा जाता है उसे ऐड किया जाता है और बाईं तरफ घटाया जाता है। हालांकि इसका सेपरेट वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। हाँ, तो ध्यान रखना, ये संकेत हैं जिसमें अपन कौन सी प्रयोग करें, हिंदू अरबी। हमारी खुद की ये सिस्टम है जिसको अपन फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे, देखो भारतीय स्तर पर जो सिस्टम चलता है उसे अपन इंडियन सिस्टम कहते हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मान्य है उसे अपन इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। तो ये जो सिस्टम है, इनमें जो मेन डिफरेंस है वो इसके पढ़ने के आधार पर है, यानी कि इनके अंकों के आवर्त में पढ़ने के आधार पर है। आवर्त क्या होता है कि जो हमारे जो अंक होते हैं उनको जोड़े बनाकर पढ़ा जाता है। जैसे कि अपन बात करें भारतीय सिस्टम की, तो भारतीय सिस्टम में क्या करते हैं, इकाई दहाई को मिला के पढ़ते हैं, उसका सैकड़ा को अलग से पढ़ते हैं, फिर 1000 10,000 को मिला के पढ़ते हैं, फिर लाख 10 लाख को मिला के पढ़ते हैं। तो जब बात आती है किसकी, लाख की, 1000 की, करोड़ की, तो इसका मतलब ये है कि हम भारतीय सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि इंडियन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन की, तो इसका मतलब ये है कि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की, यानी इंटरनेशनल सिस्टम की। तो इसमें जो महत्वपूर्ण होता है वो क्या होता है, आवर्त होता है। और आवर्त क्या होता है, संख्याओं के जोड़े मिलाकर पढ़ना। तो इंटरनेशनल सिस्टम में जो आवर्त है वो 3 के जोड़े बनाकर पढ़ा जाता है। जैसे पहले 3 जोड़े हैं वो इकाइयाँ कहलाती हैं, और अगले 3 जोड़े हैं वो 1000 वाला स्थान कहलाते हैं, और अगले 3 जोड़े हैं वो मिलियन वाला स्थान कहलाते हैं। तो इस प्रकार भारतीय सिस्टम में पढ़ा जाएगा कितना, 43 करोड़ 25 लाख 23,716। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में पढ़ा जाएगा कितना, देखो ये स्थान 3 का मिलियन का है, तो 432 मिलियन 523,716 इस प्रकार पढ़ा जाएगा। यानी कि जो मेन डिफरेंस है वो किसका है, एक तो आवर्त का है और दूसरा किसका, अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन पढ़ा जाता है, जबकि भारतीय सिस्टम में 1000 10,000 करोड़ 10 करोड़ इस प्रकार पढ़ा जाता है। तो यहाँ से बात ये समझ में आ गई होगी। आगे अपन देखते हैं। देखो अब हम बात कर रहे हैं, ये तो था क्या था, सिस्टम। लेकिन अब बात कर रहे हैं जो सिस्टम जो है, जैसे भारतीय सिस्टम की बात करें तो उसमें जो संख्याएं हैं, क्या उसमें जो संख्याएं हैं उन संख्याओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है।
पिछले वाली वीडियो में भी हम समझा चुके हैं। तो देखो इसको अपन यहाँ से देखते हैं कि संख्याओं की शुरुआत होती है प्राकृतिक संख्याओं से, यानी कि नेचुरल नंबर से। प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत नेचुरल नंबर से होती है, क्योंकि प्रकृति में कम से कम वस्तुएं एक होती है, तो इसलिए नेचुरल की स्टार्ट हो रही है एक से। यदि इसमें जीरो शामिल कर लिया जाए तो हमारी संख्या पूर्ण संख्या हो जाती हैं, और उनको हम कहते हैं। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे थे, यदि प्राकृतिक संख्याओं को प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो हमारी संख्या पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। और इसी प्रकार आगे यदि नेगेटिव नंबर्स को, ऋणात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्या में शामिल कर लिया जाता है तो हमारी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हो जाती हैं। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या एक होती है और बड़ी अनंत होती है, और पूर्ण संख्या में सबसे छोटी जीरो होती है और सबसे बड़ी अनंत होती है। लेकिन पूर्णांक संख्याओं में सबसे छोटी संख्या माइनस इन्फिनिटिव होती है, यानी ऋणात्मक अनंत होती है। यानी माइनस में कितना भी चला जाएंगे, ध्यान रखना -1 बड़ा है -2 से। तो इस प्रकार सबसे छोटी यहाँ पे जो संख्या होगी माइनस अनंत होगी और सबसे बड़ी धनात्मक अनंत होगी। और पूर्णांक संख्याओं को ही अपन क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान रखना, परिमेय संख्या में वे संख्याएं और आ जाती हैं जिसे अपन अंश बटे हर में लिख सकते हैं। जैसे कि 3 है, 3 को यदि 3/2 लिख देते हैं तो ये संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। यानी कि वे सभी संख्याएं जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या में आती हैं। परिमेय संख्या क्या है, जिन्हें अपन p/q में लिख सकते हैं। यहाँ पर p और q दोनों ही पूर्णांक संख्याएं हैं, लेकिन यहाँ पर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि q 0 हो गया, जैसे कि हमने लिखा 7/0, तो 7 में यदि 0 का भाग देंगे तो अनंत बार जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ 0 रखने पर हमारी जो संख्या है वो अपरिभाषित हो जाती है। तो यही कारण है कि हमें 7 के बटे में 0 नहीं लिखना है। तो इसमें एक बाउंडेशन है कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गई, परिमेय संख्याएं। जैसे कि 22/7 ये भी एक परिमेय संख्या हो गई। तो परिमेय संख्या समझ में आ गई। तो एक तरफ परिमेय, एक तरफ अपरिमेय। परिमेय अपरिमेय दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, वास्तविक संख्याएं। अब परिमेय हमें पता है कि ये है, तो अपरिमेय क्या है, अपरिमेय वो है जिसे p/q में नहीं लिखा जा सकता। क्यों नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि p और q दोनों क्या पूर्णांक संख्याएं होना चाहिए। जैसे कि हमने लिखा √3/2, तो यहाँ पर √3 है, वो क्या है, पूर्णांक संख्या नहीं है। और पूर्णांक संख्या नहीं है तो इसे अंश बटे हर में नहीं लिखा जा सकता। तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। यानी रूट संख्याओं को अपन अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। जैसे कि √7, यहाँ पर ये क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये तो अपरिमेय संख्या होगी ही होगी। जैसे √6 लिखा तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि 6 का जो रूट होता है वो कंप्लीट नहीं आ पाता है। तो परिमेय अपरिमेय समझ में आया। और एक और बात यहाँ पे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, वो है पाई का। पाई बराबर होता है कितना, परिधि बटे व्यास। 22/7 नहीं होता है, ये होता है परिधि बटे व्यास। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि किसी वृत्त की परिधि में, कोई भी वृत्त लेंगे और उसकी परिधि की लंबाई में यदि उसके व्यास का भाग देंगे तो वो संख्या कभी कटेगी नहीं, और कटेगी नहीं इसलिए पाई को क्या, अपरिमेय संख्या बोला जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि परिमेय अपरिमेय दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर बोला जाता है। और रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर वो होता है जिसे अपन संख्या रेखा पर लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ 1, 2, 3 और 4, और इधर -1, इधर 0 है, -2, -3, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं
जैसे कि अपन को लिखना है √2। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ध्यान रखना संख्या रेखा पर, इसको संख्या रेखा कहते हैं, संख्या रेखा पर परिमेय अपरिमेय दोनों को लिखा जा सकता है। जैसे √2 लिखना है तो हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो 1 है और 1 ऊपर है, तो ये जो विकर्ण होगा वो क्या होगा, √2 होगा पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से। तो यदि इस लंबाई का प्रक्षेप इस लाइन पर लें तो इसका जो प्रक्षेप होगा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या होगी, √2 होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि परिमेय अपरिमेय दोनों को ही अपन संख्या रेखा पर लिख सकते हैं। जानने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इसमें इतना ही काफ़ी है कि इतना ही पूछा जाता है। ध्यान ये रखना है कि परिमेय अपरिमेय दोनों को अपन वास्तविक संख्या कह रहे हैं और वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर लिखा जा सकता है। अब दूसरी तरफ यदि उसमें काल्पनिक शामिल कर लिए जाए तो हमारी कंप्लीट संख्या हो जाती है। इसका मतलब संख्याओं को दो भागों में बांटा, वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक को अपन अवास्तविक संख्या भी कहते हैं, इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। अच्छा, काल्पनिक संख्या क्या होती है, तो आसान सी डेफिनेशन है कि उन संख्याओं का वर्ग करने पर यदि उत्तर ऋणात्मक आता है, यानी जिन संख्याओं का वर्ग करने पर यदि उत्तर ऋणात्मक आता है तो वो संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती है। आगे अपन देखते हैं। हाँ, एक और बात, टेक्निकली यदि डिवाइड करें तो इन संख्याओं को अपन ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, हेक्सागोनल और ऑक्टागोनल। देखो, डेसिमल का मतलब होता है जिसमें 10 अंकों का प्रयोग किया जा रहा है। बाइनरी का मतलब होता है जिसमें 2 अंकों का प्रयोग किया जा रहा है। वो कौन कौन से, 0 और 1। इस बाइनरी सिस्टम को अपन कंप्यूटर की भाषा भी कह सकते हैं। कंप्यूटर पर जो भी काम होता है 0-1 के फॉर्म में होता है। और अगला है तुम्हारा हेक्सागोनल, जिसमें 6 अंकों का प्रयोग किया जाता है। ऑक्टागोनल में 8 अंकों यानी संकेतों का प्रयोग किया जाता है। तो हालांकि इसमें से अपन केवल डेसिमल सिस्टम पढ़ते हैं और डेसिमल सिस्टम में ही संख्याओं को इस प्रकार डिवाइड किया गया है। आगे देखते हैं। कुछ प्रॉपर्टी थी नंबर से संबंधित, वो हम यहाँ पे देखेंगे, पिछली वाली वीडियो में रह गई थी, जो कि संविदा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कुछ नियम है जो संख्याओं पर लगते हैं, जिसमें पहला नियम है संबरक नियम, जिसको अपन कहते हैं क्लोजर लॉ। दूसरा है क्रम विनिमय, इसमें क्रम को बदला जाता है, जिसको इंग्लिश में कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। अगला है सहचर्य नियम, जिसको अपन एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। और अगला है बटन नियम यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इन नियम को थोड़ा सा बारीकी से अपन समझेंगे। तो इसमें पहला है तुम्हारा क्लोजर लॉ। ये ध्यान रखना, पूर्ण संख्याओं के गुण हैं। ये क्या है, पूर्ण संख्याओं की प्रॉपर्टी हैं। तो यहाँ पे दिया गया है संबरक नियम यानी कि क्लोजर लॉ। ये नियम पहले अपन यूज करते हैं किसके लिए, योग के लिए। यदि a और b दोनों धनात्मक संख्या हैं तब a प्लस b यानी कि दो धनात्मक संख्याओं का योग एक धनात्मक संख्या ही होगा। यानी a प्लस b दोनों क्या होंगे, धनात्मक। जैसे कि 2 + 5 = 7। यदि a प्लस का है और b माइनस का है, अब यहाँ पे दो कंडीशन बनेंगी, एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो उस कंडीशन में इसमें यदि माइनस की संख्या बड़ी है तो हमारा आंसर माइनस आएगा। यदि यहाँ पे ऋणात्मक बड़ा है तो हमारा आंसर ऋणात्मक आएगा। जैसे कि b ऋणात्मक है लेकिन यहाँ पर a बड़ा है b से, तो इसका मतलब धनात्मक बड़ा है तो हमारा आंसर धनात्मक आएगा। और यदि ऋणात्मक वैल्यू बड़ी है, b का मान ज़्यादा है, तो हमारा आंसर ऋणात्मक आएगा। जैसा कि इसका नाम लगा हुआ है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ का मतलब ये दोनों साइड में क्लोज रहता है, क्या, ब्रैकेट लगा हुआ है किसी भी संख्या के दोनों साइड में। जैसे लिखा हमने 5+, तो यहाँ पे अपन को -6 लिखना होगा। इसका मतलब ये संख्या ऋणात्मक है और इसको यदि ओपन करेंगे तो जो संख्या बड़ी है वही हमारा आंसर आएगा। जैसे माइनस का बड़ा है तो माइनस का आंसर आएगा और प्लस का बड़ा है तो प्लस का आएगा। तो ये था हमारा क्लोजर लॉ, किसके लिए, योग के लिए। अब इसी नियम को देखेंगे अपन मल्टीप्लिकेशन के लिए यानी कि गुणा के लिए।
तो यहाँ पे देखो इसमें क्या होता है, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, इसी को अपन क्लोज कहते हैं। तो क्लोजर लॉ में क्या लगा देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमारी संख्या ऋणात्मक है। जब ऋणात्मक संख्या का गुणा धनात्मक संख्या से किया जाता है तो हमारा आंसर ऋणात्मक आएगा। यदि दोनों ऋणात्मक संख्याओं का गुणा किया जाता है तो हमारा आंसर धनात्मक आएगा, और यदि दोनों धनात्मक का गुणा किया जाए तो हमारा आंसर धनात्मक आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब विषम साइन यानी अलग अलग निशान के साथ गुणा किया जाता है तो हमारा आंसर ऋणात्मक आता है, और समान साइन के साथ गुणा किया जाता है तो हमारा आंसर धनात्मक आता है। तो ये नियम था किसके लिए, प्लस के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। कौन सा, क्लोजर लॉ। अब दूसरा नियम है क्रम विनिमय, जिसको अपन कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। देखो क्रम विनिमय से क्या मतलब है कि क्रम को बदलना, क्रम को बदलना। इसमें ए पहले आ रहा है, बी बाद में आ रहा है। यदि क्रम बदल दें, बी पहले ए बाद में, तो क्रम विनिमय का मतलब है क्रम बदलने से संख्या के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखना, योग के लिए क्रम विनिमय नियम लागू होता है, यानी इसमें क्रम विनिमय कर सकते हैं। और इसी प्रकार गुणा के लिए भी ये लागू होता है, चाहे अपन a इंटू बी करें चाहे b इंटू ए करें। तो इस नियम को हम कहते हैं क्या, कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि क्रम विनिमय नियम। ये तुम्हारा किसके लिए, प्लस के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही काम करता है। जैसे हमने लिखा a माइनस बी, तो इसमें अपन क्रम को नहीं बदल सकते, b माइनस ए नहीं कर सकते। और यदि हमने लिखा a भागित b, a भागित b, तो इसको भी नहीं बदल सकते, b भागित a नहीं कर सकते। तो यानी कि हमारा जो क्रम विनिमय है वो किस किस के लिए लागू होता है, धन के लिए और गुणा के लिए। अगला जो नियम है वो है तुम्हारा साहचर्य नियम, जिसको अपन एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। तो इसमें क्या है कि पहले चाहे तो अपन इन दोनों को योग कर लें और बाद में सी को जोड़ लें, या फिर पहले बी और सी को जोड़ लें बाद में ए को जोड़ लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि इस ब्रैकेट को चाहे यहाँ लगाएं चाहे यहाँ लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक इसी प्रकार गुणा के लिए भी यह नियम लग जाता है। यानी कि तुम्हारा जो साहचर्य नियम है किसमें, योग में और गुणा में, दोनों में काम करता है। ठीक है, तो अगला जो रूल है वो है तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसको अपन कहते हैं बटन नियम। यहां पर दिया गया है कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये काफी बार प्रयोग होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है चीजों को बांटना, चीजों को बांटना। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, यदि इसको ऐसे ले सकते हैं a मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वाई, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में a का गुणा x से भी होगा, a का गुणा y से होगा, ये हो जाएगा ax प्लस ay। तो इस प्रकार जो डिस्ट्रीब्यूशन लगता है उसी को अपन क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसका गुणा बारी बारी से दोनों में होगा, तो इसी को अपन क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे 3 ब्रैकेट में 2 प्लस 7, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 7, तो इस नियम को अपन क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। इनके नाम केवल पूछ लिए जाते हैं, एग्जाम्पल दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि भाई इसमें कौन सा नियम लगा है, इन चारों नियम में से ऑप्शन में मिल जाएगा। आगे अपन कुछ प्रॉपर्टी और देखेंगे। जैसे कि इसमें पहली प्रॉपर्टी है गुणा का तत्समक क्या होता है। देखो तत्सम तद्भव हिंदी में पढ़ा होगा, तत्सम का मतलब होता है जैसे का तैसा, यानी कि वो प्रोसेस करने के बाद उस पर कोई फर्क नहीं पड़े। यानी किसी संख्या से गुणा करने पर उस संख्या के मान में यदि कोई परिवर्तन नहीं आता है तो उसको अपन क्या कहेंगे, गुणा का तत्समक कहेंगे, और वो है 1। यानी किसी संख्या में यदि 1 का गुणा किया जाता है तो हमारे मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ध्यान रखना, गुणा का तत्समक यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन किसको कहा जाता है, 1 को। अब दूसरा आता है जोड़ का तत्समक, यानी किसी संख्या में तत्समक को जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो वो है क्या, 0। यदि 0 को किसी संख्या से घटाया जाए या जोड़ा जाए
तो उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए जीरो को अपन क्या कहते हैं, जीरो को योग का यानी कि जोड़ का तत्समक कहा जाता है। अगली प्रॉपर्टी है गुणा का प्रतीप या प्रतिलोम अवयव। गुणा का प्रतीप या प्रतिलोम अवयव ये क्या होता है, यानी कि यदि किसी संख्या में उस संख्या से गुणा करने पर आंसर एक आता है, क्या, यदि किसी संख्या में किसी संख्या से गुणा करने पर आंसर एक आता है तो उसे अपन गुणा का प्रतीप प्रतिलोम अवयव कहते हैं। क्या, प्रतीप या प्रतिलोम अवयव कहते हैं। इंग्लिश में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाता है। जैसे कि कोई भी संख्या 5 है तो यदि इसमें 1/5 का गुणा करेंगे तो हमें आंसर 1 प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 5 का प्रतीप या प्रतिलोम अवयव 1/5 होगा। ठीक ऐसे ही a यदि कोई संख्या है तो 1/a उसका क्या होगा, गुणनफल को क्या होगा, प्रतीप या प्रतिलोम अवयव होगा। इसी प्रकार जोड़ का प्रतीप या प्रतिलोम अवयव, यानी कि जोड़ का प्रतीप या प्रतिलोम अवयव क्या होता है कि जिस संख्या को उस संख्या में जोड़ने पर यदि आंसर हमारा 0 आ जाता है तो उसे जोड़ का प्रतीप या प्रतिलोम कहते हैं। जैसे कि 5 में यदि हम -5 ऐड कर दें तो आंसर 0 आ जाएगा। तो 5 का जोड़ का प्रतीप या प्रतिलोम 5 को कहा जाएगा, -5 को कहा जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई, आसान से टर्म में ये ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, इसको अपन कहते हैं विशुद्ध मान। विशुद्ध मान उसके साथ लगे चिन्ह को हटाकर प्राप्त किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यह वो माइनस का हो चाहे प्लस का हो, यदि उसमें से प्लस माइनस हटा दिया जाए तो जो वैल्यू हमें बचती है उसी को अपन क्या, विशुद्ध मान या एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। इसको अपन मॉड रख के भी निकाल सकते हैं। जैसे -7 है, यदि मॉड लगा दिया तो इसका आंसर क्या आएगा, -7 आएगा, सॉरी +7 आएगा। यानी कि किसी संख्या के आगे लगे जो निशान है, साइन है, यदि वो हटा दिए जाएं तो इस प्रकार जो आंसर प्राप्त होगा वो क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू प्राप्त होगी। अब अगला टर्म आता है, वो आता है तुम्हारा आरोही और अवरोही क्रम। आरोही का मतलब होता है, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। आरोही का क्या मतलब होता है, क्रम बढ़ता हुआ, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, यानी कि धीरे धीरे बढ़ना, यानी पर्वत को चढ़ना। जैसे शब्द सुना होगा पर्वतारोही, पर्वतारोही यानी आरोही यानी बढ़ता क्रम। इसको इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, 1 2 3 4, यानी इसमें इस प्रकार बढ़ते चलेंगे तो इसको क्या कहते हैं, आरोही क्रम। देखो शब्दों को याद रखना जरूरी है, शब्द में यदि कंफ्यूजन हो गया तो हमारे आंसर गलत हो जाएंगे। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम, पहले बड़ा लिखा जाएगा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, तो अवरोही क्रम का हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यानी कि घटते क्रम में। अगला छोटा सा टर्म है यहाँ पे साइन का। देखो यहाँ पर यदि हम 2 प्लस वाली संख्याओं का गुणा करते हैं, 2 धनात्मक संख्याओं का गुणा करते हैं तो हमारा आंसर धनात्मक आएगा। यदि अपन एक धनात्मक एक ऋणात्मक का गुणा करते हैं तो ऋणात्मक आएगा, 2 ऋणात्मक का मल्टीप्लाई करते हैं तो धनात्मक आएगा। यानी कि ये प्रॉपर्टी किसकी, क्लोजर लॉ की, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ये अपन को ध्यान रखना है। यहाँ पर धनात्मक कब आता है, जब समान साइन का गुणा किया जाता है, समान निशान का गुणा किया जाता है तो वहाँ पर हमें धनात्मक प्राप्त होता है, और विपरीत साइन में गुणा करने पर ऋणात्मक प्राप्त होता है। इससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर हैं वो अगले वीडियो में कराए जाएंगे। इससे संबंधित यदि क्वेरी हो, कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो सकेगा तो उसका आंसर अपन अगले वीडियो में देंगे। हाँ, PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
हाँ, यदि आप स्पेशल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो पटवारी का हो, चाहे एमटी पुलिस का हो या किसी और प्रिपरेशन का हो, तो हमें व्हाट्सएप करें, हम उस ग्रुप में आपको शामिल करेंगे। उसमें सारा कोर्स कंप्लीट करा जाएगा मैथमेटिक्स का, और कंप्लीट रीडिंग भी यहाँ पे लगातार चलाई जा रही है, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं लगातार। कुछ वीडियो फ्री रहेंगे, कुछ डायरेक्ट लिंक से रहेंगे। सो थैंक यू, धन्यवाद।